संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूस के हमले के बाद से अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में यह सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। लेकिन जानकारों की माने तो युद्ध जीतने के लिए यह पुतिन की रणनीति भी हो सकती है कि वो जानबूझकर पश्चिमी देशों के लिए शरणार्थी संकट पैदा करना चाहते हैं ताकि वो देश थक हार कर पुतिन की शर्तों को माने। जिंदगी बचाने के लिए घर बार और जान में से एक को चुनना पड़े तो यकीनन आदमी जान ही चुनता है। यूक्रेन के 40 लाख लोगों ने भी जान ही चुना। जब रूस ने सैन्य ठिकानों से हटकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया तो उनके मंसूबे साफ होने लगे। ऐसे में लोगों के पास जान बचाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जान बचाकर लोग आसपास के सुरक्षित इलाकों में पलायन करने लगे। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के मुताबिक अब तक यूक्रेन से 40 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जिसमें 23,62,044 लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं, 2,83,824 लोग स्लोवाकिया में, 3,68,807 लोग हंगरी में, 2,93,140 लोग रोमानिया में, 3,88,837 लोग मोल्डोवा में, 3,50,832 लोग रूस में, 11,821 लोग बेलारूस में जान बचाने के लिए पलायन कर चुके हैं, जिनमें से यूनिसेफ के मुताबिक 50% बच्चे हैं। बम और मिसाइल जब आसमान से गिरने शुरू हुए तो उन्होंने न घर देखा, न अस्पताल, न शेल्टर होम, न बंकर, हर जगह तबाह कर दी। यूक्रेन के शहरों में रूस ने इतने बम गिराए कि कई शहरों की तो हस्ती ही मिट गई। मारियोपोल का मंजर खौफनाक था। Ті договори про НАТО, і завжди ми говоримо про це, що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є але, якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звертаються по захист. Якщо до них прилетять російські ракети, не дай Бог, російські літаки. Росія атакувала нашу Львівську область, ракетний удар у 20 кілометрах від. इस लिहाज से रूसी आक्रमण के कारण पुतिन को पहली शर्त में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन अपनी बाकी शर्तों को मनवाने के लिए पुतिन ने पश्चिमी यूरोप पर शरणार्थी संकट पैदा कर दिया। देखिए, जैसे अमेरिका ने आर्थिक सैंक्शंस को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है रूस के खिलाफ, उसी तरह से रूस अब रिफ्यूजी प्रॉब्लम को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। और यूरोप में जब यूक्रेनियन रिफ्यूजी जाएंगे तो वहाँ के यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था अभी एज इट इज डमाडोल है, और लोड पड़ेगा। प्रजातंत्र व्यवस्था में बहुत ही खिंचावतानी शुरू हो जाएगी। लोग भूखमरे, भूख से तबाह होंगे, डेमोग्राफिक कंपोजिशन में बदलाव आएगा, वहाँ की सरकारें स्ट्रेस में आएंगी। तो ये सब, ये क्या यूरोप इसको झेल पाएगा? संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार शरणार्थियों को शरण देने के मामले में तुर्की पहले स्थान पर है। 2021 के मध्य तक तुर्की ने 37 लाख शरणार्थियों को पनाह दी है। इसके बाद नंबर आता है कोलंबिया का, जहां वेनेजुएला क्राइसिस के बाद 17 लाख शरणार्थियों को अपनी सीमा में प्रवेश की अनुमति दी। इसके बाद
युगांडा 15 लाख, पाकिस्तान 14 लाख, जर्मनी 12 लाख का नंबर आता है। लेकिन यूक्रेन रूस के बाद जो लोग पलायन करके पोलैंड पहुंचे हैं, उसने इस लिस्ट में पोलैंड को दूसरे नंबर पर ला दिया है। यूक्रेन रूस के हमलों से अगर तबाह हो रहा है तो रूस के लिए भी आर्थिक रूप से यह जंग आसान नहीं है। एक शोध के अनुसार हर दिन रूस युद्ध में $20 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। ऊपर से पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। जंग वैसे तो लंबी खींच ही चुकी है, लेकिन अगर यह जल्द खत्म नहीं हुई तो दोनों देशों के अलावा पूरे विश्व पर इसका असर पड़ना तय है। От уйдіть звідси! Уйдіть звідси! युद्ध में जान का नुकसान जितना होता है, उससे कहीं ज्यादा ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई आने वाले कई सालों तक नहीं की जा सकती। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मौजूदा के मुकाबले 35% तक कम हो जाएगी। नागरिकों की मौत, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, व्यापार के रुकने से यूक्रेन का जीडीपी 10% गिर जाएगा। यूक्रेन इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को करीब $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। यूएनडीपी के मुताबिक अगर यूक्रेन की फौरन आर्थिक मदद न की गई तो यूक्रेन आर्थिक लिहाज से कम 20 साल पीछे जा सकता है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में हर दूसरा बिजनेस ठप पड़ा है। जो चल रहे हैं वो अपनी आर्थिक क्षमता से चल रहे हैं। करीब 26 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। हालात बिगड़ने से बचाने के लिए यूक्रेन को हर महीने $250 मिलियन फंडिंग की जरूरत है। तो मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूंकि जो कंट्री पहले से ही यूक्रेन की जो इकॉनमी एक ट्रांजिट बेस्ड इकॉनमी थी, दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि जो ईयू और रशिया के बीच जो ऑयल एंड गैस का जो एक ट्रेड था, उसके बीच में यूक्रेन की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो एक ट्रांजिट कंट्री के रूप में इमर्ज रही है। और इस एज ए ट्रांजिट कंट्री के रूप में जो यूक्रेन की जियोग्राफिकल पोजीशन रही, उसका यूक्रेन ने इतिहास में कई बार उसका एक लेवरेज लिया, जियो स्ट्रेटेजिक कह सकते हैं या कह सकते हैं रणनीतिक रूप से उसका एक समय समय पर उसका फायदा उठाया। उधर रूस को भी इस जंग में उतरना भारी पड़ रहा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी के मुताबिक युद्ध लड़ने के लिए रूस हर दिन $20 बिलियन खर्च कर रहा है। जहाँ तक आर्थिक प्रभाव का सवाल है, मेरा मानना ये है कि इस युद्ध का प्रत्यक्ष रूप से रशिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिला है। हमने देखा है कि स्विफ्ट से जिस तरह से पाश्चात्य देशों ने रूस को बाहर किया है, तो उसका एक असर ये हुआ है कि वहाँ का स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ। यूक्रेन में भारी तबाही के बाद अगर रूस युद्ध जीतकर वहां अपनी पपेट सरकार बनाता है तो यूक्रेन के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी रूस पर ही आएगी। हालांकि इस सब के बीच रूस की यूरोप को गैस सप्लाई पर फिलहाल कोई फर्क नहीं आया है। पुतिन ने प्रतिबंध लगाने वाले देशों से गैस का पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में मांगा है, जिससे डॉलर के मुकाबले रूबल में सुधार आया है।